अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिन्हें हम शॉर्ट में एडीआर भी कहते हैं, ये एक तरह की वो सिक्योरिटीज हैं जो अमेरिका में इशू की जाती हैं, लेकिन इंडियन शेयर्स के आधार पर। इनकी अंडरलाइंग असेट्स हैं इंडियन शेयर्स, और ये सिक्योरिटीज यूएस मार्केट में रजिस्टर और लिस्ट करा ली जाती हैं ताकि वहां के लोग आसानी से उन्हें वहां ट्रेड कर सकें। पर उनकी जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी होती है वे होती हैं इंडियन कंपनी के शेयर्स। इसी मैकेनिज्म पर और जगह पर भी शेयर सिक्योरिटी इशू होती हैं, जैसे जो यूरोपियन यूनियन में होती है उन्हें जीडीआर बोलते हैं, जो अमेरिका में होती हैं उन्हें एडीआर बोलते हैं, और जब इंडिया में होता है तो उन्हें आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिन्हें एडीआर भी कहते हैं, ये एक्चुअली एक डेरिवेटिव्स हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के रूप में, जो कुछ विशेष नंबर ऑफ इंडियन कंपनी के शेयर्स पर आधारित होती हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स केवल यूएसए में ट्रेड होती हैं और बाकी देशों में भी ऐसा ही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। फिर वर्ड है एन्युइटीज। हम पहले भी पढ़ चुके हैं एन्युइटी शब्द। जब एक निश्चित समय बाद हमें कुछ फंड जमा करना होता है, पर हम काफी समय पहले से ही एक अमाउंट उसमें डालते हैं जो विद इंटरेस्ट मिलाकर एक निश्चित समय बाद उतना पैसा हो जाएगा जो हमें चाहिए, उसे बोलते हैं एन्युइटीज। एन्युइटीज का इस्तेमाल जनरली जैसे डिवेंचर का रिडम्पशन वगैरह करने के लिए होता है। जब हमें पता है कि फिक्स पीरियड बाद हमें इतना सारा पैसा एक दिन चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं पहले से ही पीरियोडिकली, ताकि विद इंटरेस्ट जुड़कर वो निश्चित समय बाद जितना पैसा चाहिए उतना हो चुका हो। तो एन्युइटीज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो गारंटी करते हैं एक तरह की फिक्स्ड इनकम या रिटर्न, एक ह्यूज मनी के रेस्पेक्ट में जो डिपॉजिट की गई है सेम टाइम पर या पे की जानी है पीरियोडिक पेमेंट के आधार पर। कॉमन टाइप ऑफ एन्युइटी होती हैं डेफर्ड, फिक्स्ड, इमीडिएट और वेरिएबल वेरिएंट्स। फिर वर्ड है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की जब हम बात करें तो क्लियरिंग हाउस उस जगह को बोलते हैं जो बैंक के चेक्स को एक दूसरे पर जो लिखे गए हैं उन्हें क्लियर कराता है। एक दूसरे का जो लेन देन होता है बैंक्स का उनके कस्टमर्स के चेक्स के आधार पर, वो कहलाता है क्लियरिंग हाउस। जब से ये काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हुआ तब से ह्यूमन वर्क या ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम हो गया और इसकी स्पीड काफी बढ़ गई। अब जो भी पैसे का नेट लेन देन होता है चेक्स के आधार पर विभिन्न बैंकों के बीच में, जिस जगह होता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसे बोलते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक तरह का एक नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस है जो कि मॉनिटर और एडमिनिस्टर करता रहता है सारा प्रोसेस और चेक करता रहता है फंड और क्लियरिंग बैलेंस सभी बैंक्स के बीच का। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और मिनिमाइज कर देता है ह्यूमन वर्क जब चेक्स की क्लियरेंस होती है कई सारे बैंक्स के बीच की। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिकली। जैसे कि विभिन्न बैंक्स के कस्टमर्स के चेक्स होते हैं तो वे चेक्स आपस में एक दूसरे बैंक को दिए जाते हैं ताकि वो उन्हें क्लियर कर दें और पैसे का जो नेट लेन देन है वो हो जाए। तो जिस जगह वो काम होता है वो क्लियरिंग हाउस, और जब अब ये काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा, मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो गया, तो उसे ही जगह को बोला गया ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। फिर एटीएम, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन बेसिकली इस्तेमाल होती है कंडक्ट करने के लिए ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ। जो काम पहले ह्यूमन टेलर किया करता था अब वो मशीन करती है, तो इसीलिए इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। अब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि किस तरह से बैंक जो है वो अब इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ यूजफुल हो गया है। फिर वर्ड आया बैलेंस ट्रांसफर।
बैलेंस ट्रांसफर एक तरह से रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट डेबिट ही तो है, क्रेडिट डेट ही तो है। दूसरे यदि हम शब्दों में कहें या कुछ केसेस में कहें तो बैलेंस ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स ही तो है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो जब हम कुछ पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं तो वो बैलेंस ट्रांसफर कहलाता है। बैंक अकाउंट क्या चीज है? बैंक के पास कस्टमर का अकाउंट जिसमें उसका हिसाब किताब रहता है कि कितना पैसा जमा करा, कितना निकाला, कितना ब्याज मिला, कितने के चेक पेमेंट करे, कितने का चेक पेमेंट आया, वो सब अकाउंट बैंक अकाउंट कहलाता है। तो बैंक अकाउंट एक अकाउंट है एक व्यक्ति का बैंक के पास, जिसकी सहायता से वो अकाउंट होल्डर पैसा जमा कर सकता है, उससे उसकी मनी सेफ गार्ड रहती है, उसे ब्याज भी मिल जाता है, वो उसके माध्यम से चेक पेमेंट भी कर देता है। बैंक रेट वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो सिंपल भाषा में कहें तो जिस रेट से कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देता है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, या कहें तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के बिलों को डिस्काउंट करता है वो बैंक रेट कहलाता है। तो बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट ही तो है जिस पर सेंट्रल बैंक जब अपने डिस्चार्ज करता है फंक्शंस बैंकर्स बैंक वाले और कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है, कहलाता है बैंक रेट। या सिंपल भाषा में कहें तो जो डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का रेट है वही डिस्काउंट रेट कहलाता है। फिर वर्ड आया बेसिस पॉइंट। जो सेंट्रल बैंक होता है वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करता है तो परसेंटेज में चीजें नहीं बोली जाती, वो बेसिस पॉइंट में चीजें बोलता है। 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। तो जैसे मान लो बैंक रेट चल रहा था 10.25% और फिर 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो अब हो जाएगा 10.75%, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। तो 50 बेसिस पॉइंट यदि इंक्रीज हुआ तो 0.5% इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं बेसिस पॉइंट एक तरह से मेजर ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, जनरली इंटरेस्ट। वैसे स्टॉक इंडेक्स और मार्केट रेट्स को भी इस तरह से बोला जाता है। इट इज 1/100 of 1%। जब ये कहा इट इज 1/100 of 1%, तो इसका मतलब हुआ ऑटोमेटिकली कि 100 बेसिस पॉइंट का 1% बन गया। फिर वर्ड है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग को हम गैप फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग एक तरह का लोन ही तो है जहां पर टाइम और कैश फ्लो एक शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के बीच में फिलअप कर दिया जाता है। ब्रिज का मतलब होता ही पुल है, तो ब्रिज फाइनेंसिंग स्टार्ट होती है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट लोन एंड एंड विद द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड लोन। दो लोन के बीच में जितना समय होता है उस समय के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, जब उसे पूरा किया जाता है छोटे लोन देकर, तो उसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो इसीलिए जो गैप है दो लोन्स के बीच का, उसे जब ब्रिज कर देते हैं एक लोन से, तो उसे हम गैप फाइनेंसिंग या ब्रिज फाइनेंसिंग वर्ड पुकारते हैं। फिर वर्ड है बाउंस्ड चेक। चेक बाउंस हो जाने का मतलब यह है कि आपने जो चेक पेमेंट के लिए दिया था, जब आपके अकाउंट में पैसे जितने चेक में लिखे थे उससे कम थे, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से जब बैंक रिजेक्ट कर देता है चेक का पेमेंट करने से, तो उसे बाउंस चेक कहते हैं। तो बाउंस चेक कुछ भी नहीं बल्कि है ऑर्डिनरी एक बैंक का चेक ही, पर बैंक ने उसे पेमेंट करने से, एनकैश करने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि सफिशिएंट फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी बैंक अकाउंट में ओरिजिनेटर या ड्रॉअर ऑफ द चेक के, या कभी कभी किसी और वैलिड रीजन से भी चेक को पेमेंट करने से मना कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बाउंस्ड चेक। फिर वर्ड है कैप। कैप एक तरह की लिमिट ही तो है जो रेगुलेट करती है इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ अ एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज। तो कैप बेसिकली शॉर्ट में कहें तो अपर लिमिट को बोलते हैं हमेशा। तो कैप बेसिकली होता है अपर लिमिट। कैशियर्स चेक, अच्छा पॉइंट है। कैशियर्स चेक क्या चीज है? कैशियर्स चेक वो चेक होता है जो बैंक अपने ही ऊपर ड्रॉ करता है।
तो कैशियर्स चेक इज चेक ड्रॉन बाय बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स। तो जब बैंक को कोई अपना पेमेंट करना होता है तो कैशियर्स चेक ड्रॉ होता है। जैसे HDFC बैंक है, उसने अपने यहां कोई काम करवाया, तो अब HDFC तो पेमेंट करेगा ना, तो HDFC चेक से पेमेंट करेगा, तो HDFC अपने ही ऊपर तो एक चेक लिखेगा ताकि वो जब उसे जमा करे तो उसके अकाउंट में पैसे चले जाएं HDFC के अकाउंट से। तो HDFC के अपने अकाउंट का जो काटा गया चेक होता है उसे कैशियर्स चेक कहते हैं। कैश रिजर्व, कैश रिजर्व टोटल अमाउंट ऑफ कैश ही तो है जो बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है, जिसे आप इमीडिएटली निकाल सकते हो, वो कहलाता है कैश रिजर्व। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट है जो प्रॉमिस करता है कि डिपॉजिटर जो है उसे उसका पैसा मिल जाएगा एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। चेक क्या है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ड्रॉअर ने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया होता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए उस व्यक्ति को जिसमें उसका नाम लिखा है, और यदि सेल्फ लिखा है तो चेक बियरर है, किसी को भी दिया जा सकता है पेमेंट जिसके हाथ में है चेक। और चेक यदि नेम्ड चेक है तो जिसका नाम लिखा है केवल उसे ही दिया जा सकता है। क्लियरिंग शब्द हमने अपनी थोड़ी देर पहले देखा। यदि एक व्यक्ति जिसका अकाउंट HDFC में है, उसने अपना एक चेक काट के एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला कस्टमर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब चेक देगा जो कलेक्ट कर लो और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो ऐसे केस में वो HDFC के सामने जब SBI चेक लेके आएगा तो इस तरह के बहुत सारे और भी ट्रांजैक्शन होंगे। तो सभी बैंकों की आपस में जो लेन देन का हिसाब किताब है जहां क्लियर कराया जाता है वो क्लियरिंग हाउस कहलाता है, और ये प्रोसेस क्लियरिंग प्रोसेस कहलाया जाता है। तो क्लियरिंग ऑफ चेक बेसिकली एक फंक्शन ही तो है बैंक का जो क्लियरिंग हाउस में परफॉर्म होता है। जब सारा पैसा अलग अलग अकाउंट के अलग अलग चेक्स का आपस में बैंक्स लेन देन करते हैं, तो ऐसे केस में उस प्रोसेस को क्लियरिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियरिंग प्रोसेस के बाद नेट बैलेंस जो बैंक का होता है आपस में वो एक दूसरे को दे दिया जाता है, और सभी कस्टमर्स के अकाउंट में जो बैंक्स हैं अपने अपने कस्टमर्स के अकाउंट में जितना जितना पैसा है वो डाल देते हैं, और जिसके अकाउंट से कटा वो बैंक अपने अपने कस्टमर्स के अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। जहां ये प्रोसेस होता है उसे क्लियरिंग हाउस कहते हैं, और यदि ऑटोमेटिकली होता है तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस कहते हैं। तो क्लियरिंग हाउस वो जगह है जहां पर बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं सारे चेक्स और बैलेंस को आपस में क्लियर कराने के लिए। क्लियरिंग हाउस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होते हैं और सेंट्रल बैंक वहां का उन्हें मैनेज करता है। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेज होने लगे, फिजिकल क्लियरिंग हाउसेज तो खत्म हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपाउंड हो जाता है सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड पर, यानी कि जब ब्याज पर भी लगना शुरू हो जाता है ब्याज तो उसे रहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं होता, ये कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर वर्ड है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेवलप किया गया था डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका इस्तेमाल करने लगे जब कस्टमर पेमेंट करने लगा। इसमें कार्ड की सहायता से पेमेंट होता है। ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो एक मशीन में स्वाइप किया जाता है जब, तो मशीन में स्वाइप करने से जो पैसा है वो कट जाता है और जो सेलर है उसे चला जाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दो तरह के कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड में पैसा पहले से जमा है, हमारे अकाउंट से कटता है। क्रेडिट कार्ड में हमें थोड़े समय के लिए उधार मिल जाता है जिसका पेमेंट हमें बाद में बैंक को करना पड़ता है। डिपॉजिट स्लिप, बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो जो सारी डिटेल हम बना कर देते हैं कि किस अकाउंट में पैसा जमा होना है, उसका मोबाइल नंबर क्या है व्यक्ति का,
बैंक में अकाउंट नेम क्या लिखा है उस व्यक्ति का, कितने कितने रुपए के कितने कितने नोट हैं, टोटल नोट कितने हैं, किस डेट पे जमा हो रहा है। ये दो हिस्सों में होती है स्लिप। एक बैंकर अपने पास रख लेता है और एक मोहर मारकर कस्टमर को दे देता है, जो इस बात का सबूत होता है कि बैंक में पैसा डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है। ये स्लिप बैंक की डिपॉजिट स्लिप कहलाती है। तो डिपॉजिट स्लिप एक बिल ही तो है आइटमाइज्ड नेचर का, और ये डिपिक्ट करता है कितने पैसे कितने सिक्के किस अकाउंट में जमा किए गए, किस व्यक्ति के नाम के अकाउंट में जमा किए गए हैं, कहलाता है डिपॉजिट स्लिप। और पैसा जो जमा करने वाला व्यक्ति है उसे डिपॉजिटर कहते हैं। फिर वर्ड है डेट सेटलमेंट। डेट सेटलमेंट एक प्रोसीजर है जहां पर पर्सन जो इन डेप्ट है वो नेगोशिएट करता है प्राइस लेंडर ऑफ द लोन के साथ, ताकि कुछ इंस्टॉलमेंट रिड्यूस हो जाए, रेट ऑफ पेमेंट कम हो जाए। इसमें तुरंत मोटा का मोटा पेमेंट लमसम कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं डेट सेटलमेंट। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, ब्याज चढ़ा हुआ है, लोन प्लस ब्याज होके 1,10,000 हो गया। अब व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया एक काम करो, एक साथ सारा पैसा ले लो और कुछ ब्याज छोड़ दो। तो लेंडर को भी लगता है चलो सारा पैसा एक साथ आ रहा है, तो उसने कहा 1,10,000 की जगह चलो आप मुझे 1,07,000 रुपए दे दो। तो नेट 1,07,000 में सारा पेमेंट कंप्लीट मान लिया गया। ऐसा जब सेटलमेंट होता है डेटर क्रेडिटर के बीच में तो उसे बोलते हैं डेट सेटलमेंट। फिर वर्ड है डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट टोटल प्रोसेस रीपेमेंट है डेट का, जिसमें इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट जमा की जाती हैं। कभी कभी कंसोलिडेशन भी अलाउड कर दिया जाता है डेट रीपेमेंट में, कभी कभी इंस्टॉलमेंट में डेट रीपेमेंट हो जाता है। डेट रिकवरी। डेट रिकवरी वो प्रोसेस है जो बैंक तब स्टार्ट करता है जब पैसा देने वाला दे नहीं रहा होता है। अब डेट रिकवरी में कभी कभी जो कोलेटरल्स या सिक्योरिटीज है उन्हें बेचनी भी पड़ती है, कभी कभी नोटिस देकर पैसा रिकवर किया जाता है, कहलाता है डेट रिकवरी। वर्ड है ई कैश। ई कैश जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश भी कहते हैं, डिजिटल कैश भी कहते हैं। ई कैश एक टेक्नोलॉजी है जहां पर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इंटरनेट और बाकी नेटवर्क्स का, और फंड ट्रांसफर के सारे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कराते हैं, कहलाता है ई कैश। अर्ली विथड्रॉल पेनल्टी। अर्ली विथड्रॉल पेनल्टी बेसिकली वो पेनल्टी है जो बैंक लेवी करता है क्योंकि अर्ली विथड्रॉ कर लिया गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर के द्वारा। कई तरह की अर्ली विथड्रॉ पेनल्टी होती है, जैसे फॉरफिटिंग द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराई और बैंक ने इंटरेस्ट रेट दिया उसे 8%, लेकिन व्यक्ति ने अपना पैसा 1.5 साल बाद ही वापस मांग लिया, तो बैंक अर्ली विथड्रॉ पेनल्टी लगा सकता है क्योंकि आपने 3 साल कहकर 1.5 साल बाद पैसा निकाला। तो आपको जो ब्याज है वो तो कम मिलेगा ही, वो तो केवल 1.5 साल जितना उस समय था 1.5 साल का उतना मिलेगा, साथ में क्योंकि आपने पैसा जल्दी विथड्रॉ किया तो अर्ली विथड्रॉ पेनल्टी भी लगेगी। फिर वर्ड है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड। कई बार रियल एस्टेट के केस में जब मकान जमीन खरीद रहे होते हैं तो ऐसे केस में हम शुरुआत में कुछ पैसे दे आते हैं जब हमारा जो एग्रीमेंट है वो अभी फॉर्मली नहीं हुआ होता पर कैजुअली हो गया होता है। जैसे कि एक जमीन खरीदी और जमीन पसंद आ गई तो हम उसे कुछ पैसे दे आएंगे, 10,000, 2,000, 5,000, कुछ भी एक अमाउंट फिक्स्ड। अब ये अमाउंट हम इसलिए दे आए ताकि ऐसे केस में वो आगे किसी और से ट्रांजैक्शन करे ही ना, जब तक हमारा फॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं हो जाता एक तरह से, तब तक के लिए हमने उसे पैसे दे दिए, अब वो बाउंड हो गया। तो इसे हम बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड मेड की जाती है बायर के द्वारा पोटेंशियल सेलर ऑफ रियल एस्टेट को इनिशियल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन में, ताकि वो किसी और से ट्रांजैक्शन ना करे, वो बाउंड हो गया हमारे साथ ट्रांजैक्शन करेगा। एक्सपायरेशन डेट। जब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पर्टिकुलर डेट आ जाती है कि इसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम एक्सपायरेशन डेट। जैसे चेक की एक्सपायरेशन डेट 3 मंथ्स की हो गई है, तो ये टर्म इंडिकेट करता है इनवैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित समय के बाद। एजुकेशन लोन, नाम से ही पता चल रहा है ये तो।
एजुकेशन लोन, जिसे हम स्टूडेंट लोन भी कहते हैं, ये स्पेसिफिकली इसलिए ही बनाया गया है ताकि बोरोवर इस लोन का इस्तेमाल करे एजुकेशन के पर्पस के लिए। बहुत सारे देशों में इस तरह का लोन होता है। एजुकेशन लोन पर सरकार जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रखती है ताकि बच्चे को पढ़ाई में कोई समस्या ना आए। पीरियड ऑफ रीपेमेंट भी इसका सारा कोर्स फिनिश हो जाने के बाद स्टार्ट होता है। इसे बोलते हैं एजुकेशन लोन। गारंटर, जो व्यक्ति किसी सेकंड व्यक्ति के पैसे लौटाए जाने या काम पूरा करने की गारंटी देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है यदि उसने डिफॉल्ट किया, तो कहलाता है गारंटर। गारंटर एक तरह से ट्रस्ट क्रिएटर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है लोन रीपेमेंट की या काम पूरी करने की, और अपने आप को लायबल मानता है यदि जिस व्यक्ति की गारंटी दी है उसने अपना टर्म पूरा नहीं किया तो। कहलाता है गारंटर। फिर वर्ड है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बोरोवर, जो कि किसी चीज का परचेजर है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है उस चीज की, कहलाता है इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सेलर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं पैसे दूंगा लेकिन टुकड़ों में दूंगा, तो इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एक तरह का चार्ज है जो बोरोवर पे कर रहा है, डेटर पे कर रहा है, क्योंकि उसने दूसरे की मनी बोरो कर रखी है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और डेट अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के आधार पर जो बोरो किया गया है। इंटरेस्ट कभी कभी एक तरह से क्रेडिट की कॉस्ट भी तो कहलाती है, क्योंकि आपने उधार ले रखा है तो आपको दूसरे के पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे भी तो कुछ मिलेगा बदले में, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट के ओवर एंड अबाउट जो आप उसे दोगे वो इंटरेस्ट कहलाएगा। इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। एक तरह से मनी क्योंकि रिसोर्स है और दूसरा उसका यूज कर रहा है, तो वो रिसोर्स के यूसेज के जो पैसे देता है वो इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मकान यदि लिया है तो रेंट देंगे, तो यदि हमने कैपिटल बोरो करी है तो हम इंटरेस्ट देंगे। फिर वर्ड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट की सहायता से जब बैंकिंग करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसे ऑनलाइन या ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग एक सिस्टम है जहां पर कस्टमर सारे अपने जो बैंक ट्रांजैक्शंस है वो इंटरनेट की सहायता से करता है, इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी ये प्रचलित है। फिर वर्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट, उधार की चिट्ठी। लेटर ऑफ क्रेडिट जो वर्ड है वो दर्शा रहा होता है क्रेडिट की चिट्ठी एक तरह से। जैसे कि कोई मशीन को इंपोर्ट करना चाहता है दूसरे देश से, अब जब वो मशीन लेने गया तो वहां उन्होंने कह दिया कि भाई या तो पैसा जमा करो सारा, नहीं तो मशीन नहीं मिलेगी। यदि वो कहता है कि हिंदुस्तान में मेरी संपत्ति है, आप उसे गिरवी रख लो कोलेटरल के रूप में, मशीन दे दो, मैं धीरे धीरे पैसा चुका दूंगा, जब सारा पैसा चुका दूंगा तो आप मशीन को जो या फिर संपत्ति को आपने प्लेज किया है वो छोड़ देना। जब वे इस चीज के लिए राजी नहीं होते कि तुम्हारे देश में संपत्ति है, प्लेज हम यहाँ कैसे करें, बाद में हमें रिकवरी में समस्या आ सकती है, हम तो या तो कैश बेचेंगे या तो बेचेंगे नहीं। लेकिन जब हमारा बैंक गारंटी दे देता है, एक तरह से लेटर लिख के दे देता है कि ये व्यक्ति जो इंपोर्टर है वो पैसे चुका देगा, नहीं चुकाए तो मैं चुकाऊंगा, तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या कोई और बैंक उन्हें ऐसा कह रहा है तो उन्हें विश्वास आ जाता है। इस चिट्ठी के आधार पर वो उधार दे देते हैं और उसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह का डॉक्यूमेंट ही तो हुआ जो बैंक इशू करता है। तो डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है बैंक के द्वारा अपने बायर के बिहाफ पर, इंपोर्टर के बिहाफ पर, जिसमें यह लिखा होता है कि बैंक एक तरह से वादा कर रहा है कि थर्ड पार्टी उसका कमिटमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि उसके जो पैसे ड्यू होंगे वो पूरे दे दिए जाएंगे, स्पेसिफाइड अमाउंट जो है, क्योंकि कस्टमर गुड्स खरीद रहा है, जो बायर गुड्स खरीद रहा है वो आपसे वादा कर रहा है और हम एक तरह से गारंटी देते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट बैंक इशू करता है
जिसमें वो स्टेट करता है कि भाई जो इंपोर्टर है वो अपने पैसे दे देगा एक्सपोर्टर के सारे गुड्स परचेज के लिए। सेलर को मीट करनी पड़ती है कुछ कंडीशंस जो डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करने पड़ते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, जहां बहुत ह्यूज अमाउंट होते हैं। कस्टमर और सेलर जहां डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे मुजफ्फरनगर की किसी फैक्ट्री को मशीन खरीदनी है यूएसए से, तो ऐसे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या कोई बैंक दे देता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसकी हेल्प से एक तरह से क्रेडिट पे मशीन मिल जाती है जो अदरवाइज अवेलेबल ना होती उस इंपोर्टर को, कहलाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। एक वर्ड होता है लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड बेसिकली वो समय है जिसमें आप लॉक्ड हो, उतने समय में आप उस ट्रांजैक्शन को जो आपने एग्रीमेंट किया है ब्रेक नहीं कर सकते बीच में, कहलाता है लॉक इन पीरियड। एक तरह से गारंटी जो दी जाती है लेंडर के द्वारा कि कोई चेंज नहीं होगा मॉर्गेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे बोलते हैं लॉक इन पीरियड। कई बार कुछ सिक्योरिटीज भी होती है लॉक इन पीरियड की, जैसे पता चला 1000 दिन के लॉक इन पीरियड की कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने पैसे डाले, तो 1000 दिन से पहले आप उसे निकाल नहीं सकते, तो वो कहलाएगा लॉक इन पीरियड। फिर वर्ड आया मॉर्गेज। मॉर्गेज एक लीगल एग्रीमेंट है लेंडर बोरोवर के बीच में, जनरली रियल एस्टेट के केस में, जहां हम रियल एस्टेट को मॉर्गेज कर देते हैं प्रॉपर्टी को ही लोन की सिक्योरिटी के रूप में। जैसे हमने एक फ्लैट खरीदा, बैंक से लोन लिया था फ्लैट खरीदने के लिए, और बैंक के पास वो फ्लैट ही कोलेटरल के रूप में उसके कागज रखवा दिए, तो उसे हम बोलेंगे कि हमने मॉर्गेज करा दिया। तो जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके जब लोन लिया जाता है तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है। मॉर्गेज एग्रीमेंट के अनुसार जो लेंडर ऑफ लोन है वो ऑथराइज होता है कि वो प्रॉपर्टी छीन सकता है यदि आपने उसके इंस्टॉलमेंट सही से पे नहीं करी। तो एक व्यक्ति ने यदि 1 करोड़ का फ्लैट परचेज करा बैंक से लोन लेके, तो अब वो बैंक का पैसा धीरे धीरे चुकाता रहेगा और बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में उस फ्लैट के कागज रखे रहेंगे। यदि इस लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाने में व्यक्ति ने डिले करी तो ऐसे केस में बैंक उसी फ्लैट को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है, उसे बोलते हैं मॉर्गेज। फिर वर्ड है मैच्योरिटी। जो फिक्स्ड डेट होती है जिस दिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिडीम होना होता है, जिसके पैसे वापस आने होते हैं, उसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। जैसे एक व्यक्ति ने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराई, तो जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो वो मैच्योरिटी डेट है, उस दिन वो अपना पैसा विद इंटरेस्ट वापस ले सकता है। तो जो टर्म मैच्योरिटी है उसका इस्तेमाल होता है इंडिकेट करने के लिए एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जब उसका टर्म पूरा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद इन्वेस्टर को उसका पैसा लौटा दिया जाता है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ। उदाहरण के तौर पर 1 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है, इन्वेस्टेड सम को विद इंटरेस्ट 1 साल बाद बैंक कस्टमर के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देता है। मार्केट वैल्यू है जिस पर डिमांड जो कस्टमर की है और जो सप्लाई है मैन्युफैक्चरर्स की वो होती है। तो जहां डिमांड सप्लाई मैच हो जाती है, जो प्राइस प्रिवेल करता है कमोडिटी या सर्विस का, वो कहलाता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू एक तरह का इक्विलिब्रियम पॉइंट ही तो है जो डिमांड सप्लाई के ग्राफ से कैलकुलेट हो सकता है, जहां पर डिमांड सप्लाई के ग्राफ कर्व आपस में मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इसलिए डिसाइड होती है इस आधार पर कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो डिमांड करते हैं कमोडिटी, और नंबर ऑफ कमोडिटी कितनी है जो बिक सकती है। तो डिमांड सप्लाई का जहां इंटरेक्शन होता है वो कहलाती है मार्केट वैल्यू। ऑनलाइन बैंकिंग, तो जब बैंक इंफॉर्मेशन का एक्सेस, अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन सब कंप्यूटर की हेल्प से हो जाते हैं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर, तो ऐसे केस में जब इंटरनेट की सहायता से हम बैंकिंग करते हैं वेबसाइट पर जाकर, तो वो इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ओवरड्राफ्ट एक तरह से बैंक की फैसिलिटी जिसमें व्यक्ति अपने जो अकाउंट है उसमें जितना पैसा पड़ा है उससे भी थोड़ा ज्यादा विदड्रॉ कर सकता है, तो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं।
फिर वर्ड है पेई, जिसे पैसा मिलना होता है उसे बोलते हैं पेई। जैसे चेक में हमने लिखा कि मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दो, तो वो पेई हुए। जिसे पेमेंट करना होता है वो पेयर कहलाता है, तो कह सकते हैं पेयर पेई को पेमेंट करता है। फिर वर्ड है पिन। पिन होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एक तरह का सीक्रेट कोड है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिजिट्स की फॉर्म में भी, लेटर्स की फॉर्म में भी, ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है जिसमें दोनों हो। तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक सीक्रेट कोड होता है, कहलाता है पिन। जैसे एटीएम का पिन, नेट बैंकिंग का पिन कहलाता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर इसके बाद कुछ वर्ड आए, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ये वर्ड अभी नहीं पढ़ेंगे, ये वर्ड अब हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में।